Hello dear student. Let's talk about image formations and before image formation it's very important to know the rules about the image formations, how you get the image, how you obtain the image by the spherical mirrors. First you have to follow this rule and that's why मैं आपको ये बता रही हूँ rules आप देख लीजिए एक बार. रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्मेशन बाय द स्फेरिकल मिरर. आप चाहें तो इसके लिए कोई भी रिफ्रेशर बुक यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे. वैसे एनसीईआरटी में भी बहुत ही क्लियरली ये चीज़ दिया हुआ है. ठीक है, आपको इमेज फॉर्मेशन से पहले आप देखेंगे कि 4 रूल्स वहाँ पर दिए हैं, 4 नंबर ऑफ रूल्स आपको दिए हैं. आप उस रूल्स को बहुत ध्यान से पढ़िएगा. मैं आपको बहुत शॉर्ट में समराइज करना चाहती हूँ क्योंकि टाइम की प्रॉब्लम है यहाँ पर. ठीक है, सबसे पहले लेट्स सी द फर्स्ट रूल. फर्स्ट रूल क्या बोलता है आपने देखा होगा. मैंने ये रूल जो है रूल्स जो है वो दोनों चाहे मिरर आपका कॉनकेव हो चाहे मिरर आपका कॉन्वेक्स हो, दोनों के लिए आपको क्या है रूल्स जो है वो बेटा सेम है. रूल्स नहीं बदलेगा. नो मैटर कि आप कौन से मिरर के साथ कंटिन्यू हो रहे हैं, रूल्स जो है वो दोनों के लिए सेम रहेगा. तो लेट्स टॉक अबाउट द रूल्स. फर्स्ट रूल क्या बोलते हैं यहाँ पर देखिए. फर्स्ट रूल ये बोलता है कि यदि इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, चल मैं पहले पढ़ लेती हूँ आपके सेटिस्फेक्शन के लिए. एक बार मैं इसे पढ़ लेती हूँ कि क्या बोलती है आपकी थ्योरी. क्या बोलती है थ्योरी? बोलती है any incident ray of light traveling parallel to the principal axis passes or appear to pass through the principal axis f of the spherical mirror after reflection as shown in this figure. एक्चुअली इसमें ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं बेटा यहाँ पर कि जब भी कोई इंसिडेंट रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आते हुए इंसिडेंट होती है. कैसे इंसिडेंट हो रही है? ये हमारी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आप देख सकते हैं यहाँ पर. इंसिडेंट रे ऑफ लाइट किसके पैरेलल है बेटा? ये नीचे वाले हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल दिख रही है. तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल यदि कोई भी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट रे ऑफ लाइट कैसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हुई इंसिडेंट होती है, जैसे कि अभी आप खुद दिख रहे हैं इस फिगर में, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या होगी? फोकस पर से होकर जाएगी. कौन सा? जो प्रिंसिपल एक्सिस पर है. तो प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस पर से होकर जाएगी. एज यू कैन सी हियर दिख रहा है यहाँ पर आपको. देखिए आफ्टर रिफ्लेक्शन में किस पर से होकर गुजारा है? फोकस पर से होकर गुजारा है. और यही रूल कहता है चाहे तो आप मिरर कॉनकेव इस्तेमाल कीजिए चाहे आप मिरर कॉन्वेक्स इस्तेमाल कीजिए. कॉन्वेक्स में होता क्या है बेटा? एक्चुअली कॉन्वेक्स में, अब मैं कॉन्वेक्स के लिए आपको बाद में बताऊंगी, पहले आप कॉनकेव के लिए समझ लीजिए चीज़ों. रूल नंबर 2, लेट्स टॉक अबाउट द रूल नंबर 2. रूल नंबर 2 आपको क्या कहता है बेटा यहाँ पर? उसकी भी थ्योरी एक बार पढ़ लीजिए. रूल नंबर 2 आपका बोलता है इंसिडेंट रे ऑफ लाइट passing through the focus of a spherical mirror travels parallel to the principal axis after reflection as shown in this figure. कहने का मतलब ये है कि यदि कोई इंसिडेंट रे ऑफ लाइट कैसे इंसिडेंट होती है बेटा? फोकस पर से आती हुई इंसिडेंट होती है. एज यू कैन सी हियर ये हमारा ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही है और लाइट किस तरीके से इंसिडेंट हो रही है? मिरर पे डायरेक्टली नहीं हो रही है, इनडायरेक्टली हो रही है. इनडायरेक्टली मीन्स फोकस पर से आती हुई मिरर पर इंसिडेंट हो रही है. किस पर से आती हुई? फोकस पर से आती हुई मिरर पर क्या हो रही है? इंसिडेंट हो रही है. तो अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2 क्या हो जाएगा? आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी. तो आफ्टर रिफ्लेक्शन देखिए ये जब रिफ्लेक्ट हो रही है तो किसके पैरेलल दिख रही है? रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट आपको किसके पैरेलल दिख रही है? इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल दिख रही है कि नहीं दिख रही है? दिख रही है. तो यही आपका रूल नंबर 2 कहता है. आई होप आपको रूल नंबर 2 क्लियर हो जाता है. यहाँ पर आप ऐसे याद रख सकते हैं यहाँ पर कि ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल रिवर्स हैं. यदि इंसिडेंट रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस पर से ऊपर जाएगी. और यदि फोकस पर से आती हुई इंसिडेंट होती है तो क्या हो जाएगा? आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल फोकस पर से ऊपर जाएगी. तो ये कहीं ना कहीं प्रिंसिपल एक्सिस वाला जो स्टेटमेंट है और फोकस को लेके जो स्टेटमेंट्स हैं, ये रूल्स एक दूसरे के इनवर्स हैं. आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं, है ना. चलिए ठीक है, आप अपने अपने तरीके होते हैं याद रखने के, आप अपने तरीके के साथ कंटिन्यू हो सकते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड रूल. रूल नंबर 3 क्या बोलता है उसे देख लीजिए. रूल नंबर 3 एक बार मैं स्टडी कर देती हूँ. रूल नंबर 3 क्या कहता है? ओके, रूल नंबर 3 कहता है यहाँ पर पे एनी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू दी कर्वेचर, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर retraces its path after reflection. बिल्कुल सही आपने सुना, retrace. इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है बेटा? यहाँ पर कि जैसे कि अभी आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पर आपको मैं ये
ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से आती हुई आपने रूल ये बोलते हैं यहाँ पर कि यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती हुई इंसिडेंट होती है तो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से कोई रे ऑफ लाइट डायरेक्टली मिरर पर इंसिडेंट नहीं हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर से आती हुई इंसिडेंट हो रही है मिरर पर। आई बात समझ में? तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल क्या करेगी वो अपने पाथ को दोहराएगी, किसी और पाथ पर ना जाकर उसी पाथ को दोहराएगी। मीडियम तो वो होता ही है रिफ्लेक्शन में, लेकिन इस रूल के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है यहाँ पर सेम मीडियम सेम पाथ। देखिए यहाँ पर मैंने रिफ्लेक्ट कोई दूसरी रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट आपको यहाँ पर दिख रही है क्या? आफ्टर रिफ्लेक्शन आपको कोई दूसरी रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है। मैंने उसी रे ऑफ लाइट को रिफ्लेक्टेड डिक्लेयर कर दिया। क्यों? क्योंकि दोनों के लिए पाथ सेम है, जिस पाथ से इंसिडेंट हुई है उसी पाथ में लौट गई है। देखिए उसी पाथ से लौट जाती है। तो देखिए ये एरो मैंने बताया किसके लिए? इंसिडेंट रे ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो हमारा एरो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? यहाँ पे सेम पाथ पे लौट जा रही है यहाँ पे, है ना, जिस पाथ से आई है दैट मींस सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए इंसिडेंट हुई है मिरर पर, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए ही वो क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये जो एरो है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और चूंकि दोनों के लिए क्या है? पाथ सेम है, एंड दैट्स व्हाई आपको कोई दूसरी रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट नहीं दिख रही है। कोई अनदर पाथ होता तो आई मेक श्योर आपको वो दिखती, बट चूंकि पाथ सेम है ना, एंड दैट्स व्हाई क्या हो रहा है? एक सिंगल रे के थ्रू हम दोनों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड। बट एरो के थ्रू हम डिफरेंसेस बता सकते हैं, कौन सा इंसिडेंट हो रहा है और कौन सा रिफ्लेक्शन शो कर रहा है। ठीक है, तो ये बोलता है रूल नंबर 3। लेट्स कम ऑन द रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या बोलता है? एक बार इसकी स्टडी कर लेते हैं। रूल नंबर 4 ओके क्या कहते हैं यहाँ पर पे? इंसिडेंट रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग obliquely to the principal axis is reflected obliquely after striking a spherical mirror at its pole as known in this figure। देखिए कैसे स्ट्राइक हो रही है यहाँ पे, देखिए रूल नंबर 4 क्या कहता है बेटा यहाँ पर? रूल नंबर 4 ये कहता है कि यदि कोई ऑब्लिकली का मतलब होता है तिर्यक, इट मीन्स कुछ एंगल बनाते हुए, है ना, कुछ एंगल बनाते हुए डायरेक्टली क्या हो रही है? उस स्फेरिकल मिरर के पोल पर इंसिडेंट हो रही है ना। देखिए यहाँ पर देखिए ये रूल नंबर 4 को रिप्रेजेंट कर रही है। अगेन हमारे पास क्या है? कॉन्केव मिरर है, ठीक है। इस कॉन्केव मिरर में आप देख सकते हैं कि ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस है। अब इस पर कोई हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा होगा, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट होगा, तो ऑब्जेक्ट से हमारी लाइट कैसे इंसिडेंट हो रही है? यहाँ पर पे डायरेक्टली इंसिडेंट हो रही है। अब तक के 3 स्टेप्स, अच्छा इसमें इसको छोड़कर बाकी 2 केसेस में लाइट क्या हो रही थी? इनडायरेक्टली इंसिडेंट हो रही थी, दैट मीन्स फोकस पर से आती हुई या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर से आती हुई। लेकिन इस टाइम पर क्या हो रही है? डायरेक्टली क्या हो रही है? पोल पर कुछ एंगल बनाते हुए, दैट मीन्स एंगल आई बनाते हुए इंसिडेंट होगी। तो जितना एंगल बनाते हुए इंसिडेंट होगी, पोल पर इंसिडेंट होगी, प्रिंसिपल आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस से ठीक उतना ही एंगल बनाते हुए वो क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से। इट मींस इन दिस केस एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ पर। लेकिन ये केस ये तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता ही है बेटा यहाँ पर, बट ये कब होगा आपका? ट्रैक क्यों नहीं चेंज हो रहा है यहाँ पर पे? क्योंकि ये एंगुलरली, ये ऑब्लिकली इंसिडेंट हो रही है, वो भी डायरेक्टली पोल पर। तो जब डायरेक्टली मिरर के पोल पर एंगुलरली इंसिडेंट होगी तो ऑब्वियसली जितना एंगल बनाते हुए इंसिडेंट होगी उतने एंगल बनाते हुए वो रिफ्लेक्ट होगी यहाँ पर, ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ पर आपको। दैट मीन्स किससे? नॉट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल, ठीक है, हम नॉर्मल से एंगल की बात नहीं करें, हम बात करें प्रिंसिपल एक्सिस पर से जितना एंगल बनाते हुए इंसिडेंट हो रही है, प्रिंसिपल एक्सिस से उतना ही एंगल बनाते हुए क्या हो जाएंगे? रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो आपका नॉर्मल के साथ है, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट का एंगल, इंसिडेंस एंगल, और रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट का जो एंगल है यहाँ पर नॉर्मल, वो रिफ्लेक्टेड एंगल है आपका। लेकिन यहाँ पर भी इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड एंगल है ना, हमारा मोटो नहीं है। हमारा मोटो ये है कि इंसिडेंट रे ऑफ लाइट यदि एंगुलर या ऑब्लिकली इंसिडेंट होती है पोल पर, इन दैट केस जितना एंगल बनते हो वो इंसिडेंट हो रही है उतने एंगल बनाते हो वो सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। वर्ड मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं। तो मिरर के थ्रू जो हमको हैपनिंग दिखने मिल
वन ऑफ द हैपनिंग ऑफ लाइट्स में जो हमको देखने मिलता है वो है रिफ्लेक्शन। ठीक है, आगे आप रिफ्रैक्शन होता भी देखेंगे यहाँ पर पे। रिफ्रैक्शन जो होता है वो हमको किस में देखने मिलता है यहाँ पर पे, ये हैपनिंग भी लाइट्स के यहाँ पर पे, बट ये हमको किस में देखने मिलती है, लैंप्स में देखने के लिए मिलती है, नॉट इन मिरर्स। ठीक है, आई होप ये चारों रूल्स आपको क्लियर हो जाते हैं कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। अब हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव मिरर। अच्छा वेट अ मिनट, मैं कुछ मिस कर रही हूँ। हाँ, लेट्स टॉक अबाउट दिस। रूल्स वही रहेंगे, मिरर आपका कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स। फर्क क्या है, जैसे कि आपको पता है यहाँ पर पे दोनों मिरर में फर्क क्या है। कॉन्वेक्स जो होता है वो क्या होता है यहाँ पर पे कॉनकेव के कंपेयर में थोड़ा सा अलग होता है। उसमें जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है वो कहाँ पर होता है बेटा, ऑफ स्क्रीन होता है। और ना केवल प्रिंसिपल एक्सिस बल्कि आपका प्रिंसिपल फोकस, आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, इच एंड एवरीथिंग कहाँ होता है आपका टुवर्ड्स राइट होता है, या बोल सकते हैं आप ऑफ स्क्रीन होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका प्रिंसिपल फोकस कहाँ पर है, प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ पे है, बैक साइड पर है, दैट मींस ऑफ स्क्रीन है, इसके लिए कॉन्वेक्स होना चाहिए। तो ये सारी घटनाएं घटित अब भी होंगी, ये सारी हैपनिंग होंगी, रूल इस पर भी वर्क करेगा, लेकिन डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली होगा यहाँ पर पे, क्योंकि देखिए इसमें सारी चीज़ें बाय डिफॉल्ट होंगी, लेकिन इसमें बाय डिफॉल्ट नहीं होगा, इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा वर्क परफॉर्म करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि मिरर क्या है आपका कॉन्वेक्स है, तो जो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है, जैसे कि आप जानते हैं रे ऑफ लाइट जो इंसिडेंट होंगी, क्योंकि मिरर क्या है यहाँ पर कॉन्वेक्स है, तो ऑब्वियसली ये डाइवर्ट कर देगा रे ऑफ लाइट को। तो देखिए यहाँ पर इंसिडेंट रे ऑफ लाइट को उसने डाइवर्ट कर दिया, यहाँ से भी देखिए ये दूसरी इंसिडेंट कर रहा है, इसको भी डाइवर्ट कर दिया, तो दोनों क्या हो गई है, फैल गई, स्प्रेड हो गई है। कॉन्वेक्स काम ही वही करता है, कॉन्वेक्स मिरर इंसिडेंट रे ऑफ लाइट्स को क्या कर देता है, स्प्रेड कर देता है, क्योंकि ये डाइवर्ट कर देता है डिफरेंट डायरेक्शंस में। तो जब रे ऑफ लाइट, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट डाइवर्ट हो रही हैं, ठीक है, डाइवर्ट हो रही है, तो ऐसी कंडीशंस पर वो फोकस पर डायरेक्टली तो नहीं आ रही, लेकिन आप फोकस पर से गुजरती हुई आपको नजर आ सकती है। कैसे भाई, फोकस इस तरफ तो है नहीं, स्प्रेड वो इस तरफ हो रही है, ऑन स्क्रीन हो रही है, लेकिन इस तरफ तो हमारा प्रिंसिपल फोकस ही नहीं है, तो फिर कैसे हमको नजर आएगी। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, रूल अभी वही रहेगा, अभी भी फोकस पर से होकर गुजरेगी नहीं, बट गुजरती हुई नजर जरूर आ सकती है, आपको ऐसा धोखा हो सकता है। कैसे, जब आप इन्हीं रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट्स को पीछे की ओर बढ़ाते हैं, कहाँ बढ़ाते हैं, पीछे की ओर बढ़ाते हैं, और पीछे की ओर बढ़ाते हुए आप कहाँ जाएंगे, बैक स्क्रीन आ जाएंगे, बैक स्क्रीन आ जाएंगे यहाँ पर पे, वो बैक स्क्रीन जहाँ पर आपका प्रिंसिपल फोकस है। और तब देखिए जब ये पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो फोकस पर खड़े होकर जब हम देखते हैं तो हमको रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट कैसे होती है, प्रिंसिपल पर आती हुई नजर आती है, या आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि प्रिंसिपल पर से होकर गुजरती हैं, इस तरीके होकर गुजरती हैं, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा नजर आता है, जस्ट अपीयरेंस। ठीक है, ये मैं नहीं बोलूँगी कि गुजरती ही है, अपीयर टू पास, ठीक है, नजर आती है, दिखाई देती है, लेकिन हर दिखी हुई चीज़ सच और ज़रूरी नहीं है, धोखा होता है। ठीक है, तो ये एक अपीयरेंस है, बैक स्क्रीन है, ये आपको बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं मिल रहा। चलिए अब फिलहाल इस पर डिस्कशन बाद में करेंगे। यहाँ पर पे लेट्स टॉक अबाउट द इमेज फॉर्मेशंस। ओके आपने देखा होगा मैंने यहाँ पर एक टेबल बना रखा है, ये टेबल आपके बहुत काम की चीज़ है बेटा। मैं चाहूँगी आपको कि आप पहले तो इस टेबल को अच्छी तरह से अपने दिमाग में बैठा लें, ताकि आपके लिए इमेज फॉर्मेशन करवाना और आसान हो जाएगा। देखिए कंडीशन क्या यहाँ पर पे, इसमें एक्चुअली अभी वैसे तो कॉन्केव में यदि कॉन्केव के थ्रू आप इमेज फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं यहाँ पर पे, तो लेट मी वेरी क्लियर, 6 कंडीशंस बनती हैं, 6 अलग तरीके की, मतलब ऑब्जेक्ट्स को 6 डिफरेंट पोजीशंस में रखकर 6 डिफरेंट तरीके से इमेज को पाया जा सकता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स के जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ पोजीशंस होंगी, कहीं ना कहीं इमेज की बनने की भी उतनी पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो ऑब्जेक्ट्स की आप यहाँ पर 6 डिफरेंट केसेस में हम ऑब्जेक्ट्स को रख सकते हैं, 6 डिफरेंट पोजीशंस में रख करके हम 6 डिफरेंट केसेस की स्टडी करेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले 5 पोजीशंस में रख ऑब्जेक्ट को रख करके क्या पढ़ेंगे, इमेज फॉर्मेशन की पोजीशंस को पढ़ेंगे यहाँ पर। और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि यहाँ पर एट अ टाइम नेचर ऑफ इमेज क्या होगा। नेचर ऑफ इमेज के अलावा हम रिलेटिव साइज ऑफ इमेज भी पढ़ेंगे कि क्या होगा, कैसा होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, जैसा भी एक्स वाई जेड। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से 6 कंडीशंस बनती हैं। 6 में पहली कंडीशन देखिए यहाँ पर, ये आपका क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये आप लोगों का प्रिंसिपल एक्सिस है। ऑब्जेक्ट सबसे पहले कंडीशंस में हम क्या लेकर के चले, पहले केस में जबकि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है बेटा, इन्फिनेटिव में। इन्फिनेटिव मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, काफ़ी दूरी पर। इन्फिनेटिव से हमारा मतलब क्या है, काफ़ी दूरी पर है।
ठीक है, आ रही बात यहाँ पर समझ। यहाँ पर हमारा मतलब जो है वो ऑब्जेक्ट काफी दूरी पर है, जो ऑब्जेक्ट खुद भी क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है आपको। तो और जब कभी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है, आपको बताया जाएगा यहाँ पर कि उससे इंसिडेंट जो रे ऑफ लाइट होती है वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही इंसिडेंट करवाई जाती है। खैर ये तो बात की बात हो गई। पहले ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है जबकि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, ठीक है। सेकंड केस में मैंने ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया, यहाँ पर थोड़ा सा नजदीक लाया है। नजदीक लाया कहने का मतलब ऑब्जेक्ट जो इन्फिनिटी पर था अब वो फाइनाइट पर आ रहा है। फाइनाइट पर आ रहा है कहने का मतलब अब वो क्या आ रहा है, यहाँ पर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस में पोल होता है, फोकस होता है और इधर पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। मतलब कहीं ना कहीं वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के सामने है। फाइनाइट में है और कहाँ पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के सामने। देखो मैंने यहाँ पर भी क्या लिखा, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सेकंड थिंग इज व्हाट, नेक्स्ट जो कंडीशन हमारी क्या आ जाती है, नेक्स्ट कंडीशन अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आ गई। मतलब पहले इन्फिनिटी पे थी, इन्फिनिट से हम थोड़े नजदीक के ऊपर लाए, हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के सामने लाके उसको खड़ा कर देते हैं। अब ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही आकर खड़ा हो चुका है, मतलब अब वो मिरर के और नजदीक आ चुका है थर्ड केस में, ठीक है। फोर्थ जो केस है यहाँ पर पे, अब उसको हम मिरर से और नजदीक के ऊपर ला रहे हैं। दैट मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच लाकर रख देते हैं हमने चौथे केस में। फिफ्थ केस में क्या हो जाता है, यहाँ पर पे फोकस पर लाकर रख देते हैं, मतलब पोल, मिरर के पोल के और नजदीक हम चले जाते हैं। धीरे धीरे आपको ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। हमको ऑब्जेक्ट को हम कहाँ कहाँ प्लेस करें, डिफरेंट पोजिशन में प्लेस करके हम डिफरेंट इमेजेस को गैन करते हैं। यहाँ पर आ रही बात, यहाँ डिफरेंट पोजिशन में इमेजेस को गैन करते हैं, ठीक है। तो पहली पोजिशन में समझ लेते हैं यहाँ पर जबकि ऑब्जेक्ट यहाँ पर बेटा इन्फिनिटी ऊपर है, इन्फिनिटी ऊपर है, एट द टाइम इमेज कहाँ पर बनेगा तो उसको समझ लीजिए, है ना। इमेज किस पर बनेगा, एट द प्रिंसिपल फोकस। ये एकदम आप दिमाग में बैठा लीजिए। ऑब्जेक्ट यदि इन्फिनिटी पर है तो इमेज फाइनाइट पर बनेगा, और यदि आपका ऑब्जेक्ट फाइनाइट पर है तो इमेज उसका इन्फिनाइट पर बनेगा। सॉरी व्हाट आई एम सेइंग, फाइनाइट नहीं, फोकस। यदि ऑब्जेक्ट आपका क्या है बेटा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो आपका यदि इन्फिनिटी पर है, ठीक है, इन्फिनिटी पर है तो आपका इमेज कहाँ पे बनेगा, प्रिंसिपल फोकस पर, प्रिंसिपल फोकस पर। और जब फोकस पर ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज कहाँ पे बनेगा, कहाँ पे बनेगा, इन्फिनिटी पर बनेगा। कहीं ना कहीं ये भी एक दूसरे से रिलेटेड है। अब आपके अपने अपने याद रखने के तरीके हैं, लेकिन आपको दिमाग में बैठाना होगा कि जब कभी ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा बेटा इन्फिनिटी पर पे होगा तो फोकस पर आपका क्या बनेगा, इमेज बनेगा। इस पर बनेगा, फोकस पर इमेज बनेगा, ठीक है। कहने का मतलब ऑब्जेक्ट अभी बहुत दूरी पर है, ऑब्जेक्ट अभी बहुत दूरी पर पे है और क्या हो रहा है, इमेज जो है वो बहुत नजदीकियों पर बन रहा है, ठीक है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट करीब आता जाएगा इमेज जो है, इमेज का डिस्टेंस दूर होता चला जाएगा। देखिए नेक्स्ट कंडीशन में क्या हो रहा है, यहाँ पर नेक्स्ट कंडीशन में क्या हो रहा है यहाँ पे, अब जबकि ऑब्जेक्ट और नजदीक आ गया, जैसे कि मैंने आपको बताया सेंटर ऑफ कर्वेचर के सामने आ गया सेकंड केस में, तो इमेज क्या हो गया, थोड़ा सा दूर हट गया। दूर हट गया मतलब इमेज किससे दूर हट रहा है बेटा, मिरर के पोल से दूर हट रहा है। मिरर के पोल के सबसे नजदीक कौन होता है बेटा, फोकस होता है। पहले फोकस पर बना, अब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच बन रहा है। दैट मीन्स वो क्या हो गया, पोल से और दूर हट गया। पोल से दूर हटा तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के सेंटर पर बन रहा है, बीच पर बन रहा है। चलिए ठीक है भाई, है ना, इन दोनों के बीच में बन रहा है। थर्ड केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब भी ऑब्जेक्ट होगा तो आपका इमेज क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। ये ध्यान रखिएगा, ये वन ऑफ द एक्सक्लूसिव केस है। इसके पहले रूल में भी आपने देखा होगा, जब आप रूल्स पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था सेंटर ऑफ कर्वेचर को लेकर के जो केस है वो बहुत एक्सक्लूसिव होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है बाकियों से हटकर। जैसे उसमें आपने देखा था रूल में क्या देखा था, रूल नंबर 3, यदि कोई इंसिडेंट रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर से आती हुई इंसिडेंट हो रही थी तो वो सेम पाथ को फॉलो करते हुए रिफ्लेक्ट हो रही थी। याद है आपको, उस वक्त आपका पाथ भी चेंज नहीं हुआ था, सेम पाथ को फॉलो करते हुए रिफ्लेक्ट हुई थी। जबकि जनरली क्या होता है, पाथ बदल जाता है कहीं ना कहीं, लेकिन यहाँ पे सेम पाथ फॉलो करते हुए रिफ्लेक्ट हुई थी। जैसे वहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर को लेके केस बदला था, रूल बदला था, वैसे यहाँ पर भी सेंटर ऑफ कर्वेचर को लेके चीज़ें बदल रही हैं, ठीक है। जैसे जिस पोजीशन में जिस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो आपका ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी वहीं पे बनेगा। ध्यान रखिएगा, ये केस इसके लिए बहुत एक्सक्लूसिव है, ऐसा जनरली देखने नहीं मिलता, लेकिन इस केस में हमको इमेज भी उसी जगह पे मिल रहा है जिस जगह पर आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ वन इज व्हाट, बिटवीन सी एंड एफ, जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच है। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट से खिसकते 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 काफी नजदीक आ चुका है। इस फोर्थ केस में वो क्या हो गया है, फोर्थ केस में क्या हो गया तो बेटा कहाँ पर आ गया है, सी और एफ के बीच में रखा गया। तो ऐसी कंडीशन में इमेज कहाँ पे बनेगा, इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से
और दूर हट जाएगा। आ रही बात यहाँ पर समझ। अब ऐसे चीज को याद रख सकते हैं, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या हो रही है, पोल के नजदीक आता जा रहा है ऑब्जेक्ट, तो वहीं इमेज क्या हो रहा है, पोल से दूर हटता जा रहा है। ठीक है, ये पोजीशन आप याद रखेंगे तो इमेज फॉर्मेशन कर पाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान, क्योंकि रूल्स आपने पढ़ लिए हैं, आपको पता है कि इस पोजीशन पर किस पोजीशन पर इमेज मिलता है, तो बस इमेज फॉर्मेशन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए हो गया। नेक्स्ट वन इज व्हाट की, अब देखिए बिटवीन सी एंड एफ आपने देखा तो बियॉन्ड सी हो गया। अब नेक्स्ट कंडीशन यहाँ पर एट दी फोकस। अब यदि प्रिंसिपल फोकस पर आकर ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए तो ऐसे कंडीशंस में इमेज क्या हो जाएगी, बहुत दूर खिसक जाएगी। कितने दूर खिसक जाएगी, सीधा इनफिनाइट पर चलेगी। खिसकते खिसकते इमेज कहाँ पे मिला हमको, पांचवें केसेस में इमेज हमको कहाँ पे मिल रहा है बेटा, सीधा का सीधा इनफिनाइट पर मिल रहा है। याद है मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी कहा था, क्या कहा था, इनफिनाइट और फोकस, फोकस और इनफिनाइट। यदि ऑब्जेक्ट इनफिनाइट पर है तो इमेज फोकस पर, ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो इमेज इनफिनाइट पर। देखिए पहली और फिफ्थ केस को आप देख सकते हैं, दोनों एक दूसरे से लिंक है, दोनों एक दूसरे के इनवर्स है, आप इस तरीके से इस चीज को समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए ये तो हो गया यहाँ पर पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट और पोजीशंस ऑफ इमेज, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा एक बार। अब बात आती है नेचर ऑफ इमेज की, तो नेचर ऑफ इमेज में आपने दो तरीके के टाइप ऑफ इमेजेस को पढ़ा है, एक पढ़ा है रियल और दूसरा आपने पढ़ा है, दूसरा आपने क्या पढ़ा यहाँ पर, सॉरी, नेचर ऑफ इमेज में आपने क्या चीजें पढ़ी, वी हैव टू टाइप ऑफ इमेजेस, फर्स्ट इज रियल एंड सेकंड वन इज वर्चुअल। ये आपने पढ़ा होगा, रियल और वर्चुअल आपने पढ़ा हुआ है। रियल इमेज मतलब हमको बाय डिफॉल्ट जो मिलता है, दैट मीन्स यदि हम बात करें इन वन ऑफ द हैपनिंग रिफ्लेक्शन की बात करें तो क्या होना चाहिए बेटा, यहाँ पर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, सेम मीडियम होता है। सेम मीडियम में यदि हमको रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट का इंटरसेक्शन मिलता है तो उस पॉइंट पर जो इमेज बनेगा वो बाय डिफॉल्ट कहलाएगा, दैट मीन्स रियल कहलाएगा। सेम मीडियम से मेरा मतलब है। ठीक है, आ रही बात यहाँ पर समझ। बट यदि मीडियम चेंज हो जाता है और मीडियम चेंज होने पर यदि आपको रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट का इंटरसेक्शन मिल रहा है तो सॉरी टू से वो इमेज आपका रियल नहीं वर्चुअल कहलाएगा। क्यों, क्योंकि मीडियम आपका चेंज हो चुका है। आ रही बात समझ में क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, है ना। तो वो स्क्रीन वाली बात तो हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले आपको बेसिकली बता देती हूँ, रियल इमेज जो है वो बाय डिफॉल्ट मिलता है और वर्चुअल इमेज के लिए आपको एक्स्ट्रा वर्क परफॉर्म करना पड़ता है। कैसे, कई बार होता है रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट्स को आपको पीछे की तरफ बढ़ाना पड़ता है आगे की ओर, क्योंकि उनका इंटरसेक्शन मिलता है, और जब तक आपको रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट का इंटरसेक्शन नहीं मिलेगा आप इमेज फॉर्मेशन शो नहीं कर पाएंगे, या उस पर्टिकुलर पॉइंट पर इमेज आप गेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इमेज तो वहीं पे बनता है बेटा जहां पर रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट का इंटरसेक्शन होता है। अब देखना ये है कि रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट का इंटरसेक्शन कहाँ पे बनता है। ठीक है, तो रियल कब बनता है ये मैंने आपको बता दिया। रियल कब बनेगा बेटा, रियल कब बनता है इमेज, रियल कब कहलाएगा, जो हमको बाय डिफॉल्ट मिलता है। दैट मीन्स हमको रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट का यदि बाय डिफॉल्ट इंटरसेक्शन मिल जाता है सेम मीडियम में, बाय डिफॉल्ट से मेरा मतलब सेम मीडियम से, तो सेम मीडियम में होना चाहिए रिफ्लेक्शन, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन कैसे हैपनिंग है बेटा, मतलब प्रकाश किरण का उसी माध्यम में लौट के जाना। तो जो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट है इंटरसेक्ट होकर के हमको सेम मीडियम में मिलनी चाहिए, तो उस इंटरसेक्शन पे जो इमेज बनेगा वो आपको रियल कहलाएगा, वो बाय डिफॉल्ट होगा। लेकिन वर्चुअल में जैसे मैंने आपको बता दिया आपको वो करना पड़ेगा, वर्चुअल को हम इमेजिनरी भी पढ़ सकते हैं, उसमें एक्स्ट्रा वर्क परफॉर्म करना पड़ता है। खैर वो सब चर्चा बाद में करेंगे यहाँ पर यदि इमेज रियल है तो रियल की क्वालिटी आपको पता होनी चाहिए। रियल इमेज हमेशा कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है, इट मीन्स उल्टा है। ऑब्जेक्ट यदि ए बी है तो उसका इमेज आपको क्या मिलेगा, यदि सेम साइज का बोले तो इमेज क्या हो जाएगा, बी ए, दैट मीन्स ऐसा कुछ उल्टा इमेज आपको क्या होता है, हमेशा मिलता है। रियल इमेज हमेशा क्या होता है बेटा, उल्टा होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो पहले पांच केसेस में आपको कॉन्केव मिरर के पहले पांच केसेस में, पहले पांच मतलब ऑब्जेक्ट के पहली 5 पोजीशंस की मैं बात करी, इन 5 पोजीशंस में मैंने आपको बता दिया इमेज इस पोजीशंस में होगा, और साथ ही साथ मैंने बता दिया ये सभी कहाँ मिलेंगे, आपको सेम मीडियम में मिलेंगे। यदि ऑब्जेक्ट आपका कहाँ रखा है, यहाँ पर आपके कॉन्केव मिरर के फ्रंट में रखा है, दैट मीन्स कॉन्स्टेंट रखा है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन सेम मीडियम रहेगा। सेम मीडियम से मेरा मतलब आप बैक साइड जा ही नहीं पाएंगे, आरी बात समझ, बैक साइड आप जा ही नहीं पाएंगे, और आपको सारे रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट्स किस तरफ रिफ्लेक्ट होंगे, सेम मीडियम में। सेम मीडियम से मेरा मतलब कॉन्स्टेंट से, कॉन्स्टेंट ऑब्जेक्ट है, कॉन्स्टेंट ही आपका इमेज भी बनेगा। यदि कॉन्स्टेंट इमेज बनता है, कॉन्स्टेंट मतलब मेरा फ्रंट साइड से है, तो कॉन्स्टेंट आपको यदि रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट्स का इन केसेस में क्या मिलेगा, इंटरसेक्शन मिलेगा।
सेम मीडियम में रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट इंटरसेक्ट होंगे एंड दैट्स व्हाई इमेज आपको क्या मिलेगा, रियल मिलेगा सारे केस में। चूंकि इमेज रियल है दैट्स व्हाई वो सभी क्या होंगे, इन्वर्टेड होंगे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज। अब साइज कैसा होगा, हमें ये तो बता दिया, पोजीशन तो बता दी, साइज कैसा होगा। तो लेट्स टॉक अबाउट द साइज। जब ऑब्जेक्ट पहले केस में इनफिनाइट पर था, जब ऑब्जेक्ट ही क्लियर नहीं दिख रहा था तो उसका इमेज क्या दिखेगा। आप इस चीज को प्रैक्टिकली समझिए। ऑब्जेक्ट खुद भी इनफिनाइट पर है, वो डिस्टेंस जो मेजर नहीं किया जा पा रहा है, इनफिनाइट पर है, तो बताइए उसका इमेज हम ऑन स्क्रीन कैसे पा सकते हैं, स्क्रीन पर कैसे पा सकते हैं। या स्क्रीन पर पाते भी हैं तो वो क्या होगा, इतना डिमिनिश्ड होगा, इतना धुंधला होगा कि वो आपको एकदम डॉट ब्लर, बिल्कुल एक हल्का सा डॉट हम इमेजिन कर सकते हैं, बस दैट्स इट। तो वो हाईली डिमिनिश्ड होगा, एकदम ही ज़्यादा ब्लर, धुंधला छोटा सा डॉट होगा, नथिंग एल्स। फिर जैसे जैसे ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, हर एक पोजीशन में ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, यहाँ पर पे मिरर के पोल के नज़दीक आता जा रहा है। तो ऑब्जेक्ट चूंकि नज़दीक आता जा रहा है, इस वजह से उसका इमेज जो होता जाएगा वो क्लियर होता जाएगा। आरी बात समझ। पहले हाईली डिमिनिश्ड था, नेक्स्ट कंडीशन में हमको डिमिनिश्ड मिला, डिमिनिश्ड के फिर सेम साइज पर आया, सेम साइज से फिर वो मैग्नीफाइड हुआ, मैग्नीफाइड से वो हाईली मैग्नीफाइड हुआ, जबकि ऑब्जेक्ट फिफ्थ केस में बहुत नजदीकियों पर है। बहुत नजदीकियों से हमारा मतलब किस पर है, वो फोकस पर आ गया। देखिए, क्योंकि पोल के जिस बात कौन सा पॉइंट होता है, फोकस होता है। जब फोकस पर दैट मीन्स यहाँ पर आकर कोई चीज़ खड़ी हो जाएगी तो ऑब्वियसली आपको क्लियर दिखाई देगी। ऑब्वियसली आपको कैसे दिखाई देगी, क्लियर दिखाई देगी। वही केस होता है, क्लियर का मतलब मैग्नीफाइड इमेज जो है वो आपका बढ़ता जा रहा है। पहले डॉट में था, डॉट से क्या हुआ, पहले हाईलाइट इमेज था, डॉट एकदम ब्लर था, फिर डॉट बना, डॉट सेम साइज का बना, सेम साइज से मेरा थर्ड केस में, दैट मींस सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जिस साइज का ऑब्जेक्ट है उसी साइज में आपको इमेज मिलेगा। धीरे धीरे साइज बढ़ रहा है, मैग्नीफाइड हो गया क्योंकि ऑब्जेक्ट और नजदीकियों पर आ रहा है, मैग्नीफाइड इमेज और बढ़ता जा रहा है, साइज ऑफ इमेज बढ़ता जा रहा है। और हाईली मैग्नीफाइड यानी सबसे ज़्यादा बढ़कर साइज कब मिलता है, जब ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा नजदीकियों पर आ जाता है, दैट मीन्स फोकस पर। अब भी एक केस बचता है, सिक्स्थ केस, जबकि ऑब्जेक्ट आपका किस पोजीशन पर हो बेटा, पोल और फोकस के बीच। आई होप आज की क्लास आपको समझ आई होगी। थैंक यू।